चलिए अब अपन को हिस्ट्री के अपने अध्ययन को आगे बढ़ाना है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने ये देखा होगा कि किस प्रकार से खिज्र खान ने सल्तनत में सैयद वंश की स्थापना कर दी थी। मैंने बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं किया है लेक्चर को। इस लेक्चर में हम खिज्र खान के उत्तराधिकारी मुबारक शाह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मुबारक शाह। खिज्र खान के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। उसने स्वयं को सुल्तान घोषित किया तथा खुतबे में तैमूर के वंशजों का नाम हटाकर अपने नाम के खुतबे पढ़वाए। जिस प्रकार से हमने ये देखा था कि खिज्र खान ने एक स्वतंत्र सुल्तान की उपाधि कभी भी धारण नहीं की। वो स्वयं को तैमूर एवं उसके उत्तराधिकारी शाहरुख का वंशज ही समझता रहा। इसीलिए सिक्कों पर उसने कभी भी सैयद वंश का नाम नहीं खुदवाया था। परंतु खिज्र खान के उत्तराधिकारी मुबारक शाह ने ऐसा प्रयास किया और उसने अपने नाम के खुतबे भी पढ़वाए। खुतबे पढ़वाने का तात्पर्य मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया था आपको कि खुतबे क्यों पढ़वाए जाते थे। खुतबे पढ़वाने का मूल कारण ये था कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूपेण सुल्तान बन जाता था तो वो अपने नाम का अत्यधिक प्रचार प्रसार करवाता था और जो उलेमा होते थे वो उसके नाम के खुतबे पढ़ते थे, मतलब खुदा का संबंध उसके नाम से स्थापित करते थे। ये सब काम खिज्र खान ने करवाया ही नहीं था। ये सारे कार्य करवाए खिज्र खान के उत्तराधिकारी मुबारक शाह ने। उसने विदेशी स्वामित्व को स्वीकार नहीं किया। किसने? मुबारक शाह ने। ठीक है, जिस प्रकार से खिज्र खान ने विदेशी स्वामित्व को स्वीकार किया था, मुबारक शाह ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया। उसने विदेशी स्वामित्व को स्वीकार नहीं किया बल्कि मात्र खलीफा के प्रति निष्ठावान था। वो स्वयं को ना तो तैमूर का वंशज मानता था और ना ही शाहरुख का वंशज मानता था। उसने क्या किया? उसने किसी भी प्रकार से विदेशी स्वामित्व को स्वीकार किया ही नहीं और अपने नाम को पूर्ण रूपेण सल्तनत के सुल्तान के रूप में परिवर्तित कर दिया। सिर्फ वो खलीफा के प्रति निष्ठावान रहा, इसके अलावा किसी अन्य विदेशी ताकत से या किसी अन्य विदेशी ताकत की अधीनता उसने स्वीकार ही नहीं की। सैयद वंश के शासकों में मुबारक शाह योग्यतम शासक था। मतलब सैयद वंश में अपन ने पहले देखा था कि 4 शासक हुए हैं। उन चारों शासकों में सर्वाधिक योग्यतम जो शासक हुआ है वो मुबारक शाह ही था। उसने उसके शासन काल के विषय की विस्तृत जानकारी याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख मुबारक शाही से मिलती है। तो कौन सी पुस्तक से हमको जानकारी मिलती है सैयद वंश के बारे में? तारीख मुबारक शाही से हमको इसके विषय में जानकारी मिलती है। अब इसके पास 2 उपाधियां थी। एक तो मुबारक शाह है, तो शाह की उपाधि इसके पास थी, और दूसरी नायाब अमीरुल मोमिनीन। कौन सी उपाधि थी? नायाब अमीरुल मोमिनीन की उपाधि भी इसके पास थी। ठीक है, खिज्र खान के समय के सिक्कों पर तुगलक वंश के शासकों का नाम अंकित होता था। मतलब खिज्र खान का जब टाइम पीरियड था उसके पहले तो तुगलक वंश ही था। तो खिज्र खान ने तो किसी भी प्रकार के खुतबे नहीं पढ़वाए थे और ना ही अपना नाम सिक्कों पर उकेरा था। तो किसका नाम चल रहा था सिक्कों पर? तुगलक वंश के शासकों का नाम सिक्कों पर चल रहा था। लेकिन मुबारक शाह ने इन सिक्कों को चलन से बाहर किया और अपना नाम सिक्कों पर खुदवाया। किंतु मुबारक शाह ने अपने सिक्कों से तुगलक वंश के शासकों का नाम हटा दिया तथा स्वयं को नायाब अमीरुल मोमिनीन, स्वयं को क्या घोषित किया? स्वयं को घोषित किया नायाब अमीरुल मोमिनीन, जिसका अर्थ होता है सभी शासकों में सबसे सुदृढ़ व्यक्ति, सबसे समृद्ध व्यक्ति। नायाब अमीरुल मोमिनीन घोषित किया उसने। 1428 ईस्वी में मुबारक शाह ने अपना नया सिक्का चलवाया तथा सैयदों के राजत्व के सभी प्रतीकों का उपभोग प्रारंभ कर दिया। सैयदों के राजत्व के सभी प्रतीकों का उपभोग प्रारंभ करने का मतलब है, जैसे अपन राजत्व सिद्धांत के बारे में पढ़ते हुए आए हैं। इस राजत्व सिद्धांत में अपन ने
उस प्रणाली के बारे में पढ़ा था जिस प्रणाली का उपयोग वो सुल्तान किया करता था। लेकिन खिज्र खान ने तो स्वयं को सुल्तान ही घोषित नहीं किया था, ना तो सिक्कों पर उसका नाम था, ना ही उसने अपने नाम के खुतबे पढ़वाए थे। ये पूरा कार्य तो प्रारंभ किया मुबारक शाह ने। इसीलिए उसने राजत्व के सभी आधारों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। अब प्रशासनिक व्यवस्था देखें तो हमने ये पढ़ा था कि खिज्र खान के शासन से पहले तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था, तो एक अराजकता विद्यमान थी खिज्र खान के शासनकाल में। तो वैसे ही अराजकता विद्यमान रही है मुबारक शाह के शासनकाल में भी। गद्दी पर बैठने के बाद मुबारक शाह ने सर्वप्रथम अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया। और स्थिति कैसे सुदृढ़ की जाती है? स्थिति कुछ इस प्रकार से सुदृढ़ की जाती है कि आपके क्षेत्र में या आपके अधीन जितने भी सरदार या जितने भी सूबेदार काम कर रहे हैं उनको आप मनाओ। सूबेदार का समर्थन अगर सुल्तान को होगा तो सुल्तान का पद बचा रहेगा, और सूबेदार ने अगर अपना समर्थन खींच लिया तो सुल्तान का पद नहीं बचेगा। इसीलिए उस समय के जितने बड़े बड़े सूबेदार थे उसको इसने उच्च पदों पर नियुक्त किया। जैसे अमीरों को अपने पुराने पदों पर बने रहने दिया। मतलब खिज्र खान ने अमीरों को जो पद दिए थे वे पद इसने आरक्षित रखे, वे पद उन अमीरों से नहीं छीने गए। मलिक उस शर्क, ये नाम याद रखना, कई बार आ चुका है। मलिक उस शर्क को हिसार, फिरोजा और हांसी के जिले दे दिए गए। मलिक उस शर्क एक कहना चाहिए कि बहुत लोकप्रिय व्यक्ति था और वजीर भी हुआ करता था ये, और इसे मनाने के लिए कि इसका समर्थन हमेशा सुल्तान के पास बना रहे तो उसे हिसार, फिरोजा और हांसी का क्षेत्र दे दिया कि तुम इन क्षेत्र पर प्रशासन करो हमारी तरफ से। ठीक है। इसके बाद रजब नादिर, ये भी एक बहुत लोकप्रिय व्यक्ति था उस समय का। कौन? रजब नादिर को दीपालपुर का जिला दे दिया। ये भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि दीपालपुर काफी समृद्ध क्षेत्र था सल्तनत का जो वर्तमान में पंजाब क्षेत्र में आता है। तो ये जो दीपालपुर का क्षेत्र है ये किसे दे दिया गया? दीपालपुर का क्षेत्र दे दिया गया रजब नादिर के लिए। अब इसके समय में कौन कौन से विद्रोह हुए हैं और उसका दमन इसने किस प्रकार से किया है? क्लियर है? मतलब मुबारक शाह के शासन काल में कौन कौन से विद्रोह हुए हैं और किस प्रकार से उनका दमन किया गया है। तो मुबारक शाह जब गद्दी पर बैठा उस समय उसके सामने अनेक समस्याएं थीं। जैसे खिज्र खान के समय के विद्रोहियों ने पुनः उपद्रव आरंभ कर दिया था। जैसे खिज्र खान के शासनकाल में अपन ने यह पढ़ा था कि किस प्रकार से खिज्र खान के समय में सिंध पर अधिकार हो गया था, और जो खोखर थे, खोखरों ने अत्यधिक उत्पाद मचा के रखा था। तो वही लोग जिनका दमन खिज्र खान कर चुका था वो लोग फिर अपने पुराने रुआब में लौट आए थे। मतलब वे लोग फिर से उपद्रव मचाने लगे थे। अतः मुबारक शाह को तीन मुख्य शत्रुओं से खतरा था। जो तीन मुख्य शत्रु थे जिन्हें मुबारक शाह या मुबारक शाह को इन शत्रुओं से खतरा था, वे कौन कौन है? उत्तर पश्चिम में खोखर नेता जसरथ। जसरथ का नाम याद रखना, यूपीएससी में आ चुका है ये क्वेश्चन कि जसरथ का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ है। तो किसके शासनकाल में हुआ? मुबारक शाह के। और ये कहाँ का नेता था? ये उत्तर पश्चिम के खोखर नेता जसरथ था। जो खोखर थे ना, जिन्होंने मोहम्मद गौरी की हत्या की थी, उन्हीं का ही नेता था कौन? जसरथ। दक्षिण में मालवा का शासक जिसका नाम था अलप खान। ठीक है, ये मध्य प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मालवा का शासक, मालवा उस समय इंदौर विंदौर कोई क्षेत्र नहीं था, धार क्षेत्र, धारा नगरी अपने आप में एक समृद्ध नगरी थी, वहां का शासक था अलप खान। इससे भी सबसे ज्यादा खतरा था किसे? मुबारक शाह को, क्योंकि ये निरंतर उत्तर की तरफ कूच कर रहा था। ठीक है। और पूर्व में जो जौनपुर है वहां के शासक। तो इन तीन शासकों से मुबारक शाह को अत्यधिक खतरा था, और वे तीन शासक कौन हो गए? खोखरों का नेता जसरथ, मालवा का शासक अलप खान और जौनपुर के शासक। इन तीन शासकों से अत्यधिक खतरा था किसे? मुबारक शाह को। यद्यपि मुबारक शाह ने राज्य विस्तार नहीं किया,
किंतु शत्रुओं से अपने साम्राज्य की सीमा को सुरक्षित रखने में वह अत्यधिक सफल रहा। राज्य विस्तार करता भी कैसे, क्योंकि उसी के जो संगी साथी थे वो उसका साथ नहीं दे रहे थे, उनको वो मना रहा था बड़े बड़े पद देकर, इसलिए उसने साम्राज्य विस्तार नहीं किया, बल्कि खिज्र खान जो साम्राज्य उसके लिए छोड़ गया था उसी साम्राज्य को वो संभाले रहा। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। अब जसरथ का विद्रोह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जसरथ कौन था? जसरथ खोखरों का नेता था और उसी समय कश्मीर के शासक थे जैनुल आबिदीन। कौन था कश्मीर का शासक इस समय? इस समय कश्मीर के शासक थे जैनुल आबिदीन। और जैनुल आबिदीन को ही कश्मीर का अकबर कहा जाता है, क्योंकि अकबर ने जिस प्रकार से मुगल सल्तनत में कार्य किया है या लोगों की भावनाओं से अकबर कभी भी नहीं खेले। जजिया कर को समाप्त कर दिया, सभी धर्मों के प्रति एक समान भावना की नीति अकबर ने बनाई थी। वैसे ही कार्य जैनुल आबिदीन ने किए थे कश्मीर पर, इसीलिए जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उस जैनुल आबिदीन का समर्थन था किसके पास? जसरथ के पास। और जैनुल आबिदीन की मदद पहले जसरथ ने करी उसे कश्मीर का शासक बनाने की, और फिर जसरथ के साम्राज्य विस्तार में मदद करी जैनुल आबिदीन ने। लेकिन मुबारक शाह ने जसरथ के सभी प्रपंचों पर पानी फेर दिया। जसरथ का विद्रोह, मुबारक शाह के राज्यरोहण के तुरंत पश्चात जसरथ के नेतृत्व में खोखरों ने विद्रोह किया। तो जसरथ नेता ही था किसका? खोखरों का, इसलिए खोखरों ने उसके नेतृत्व में विद्रोह किया। उसका प्रभाव सियालकोट क्षेत्र में था। मतलब ये किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा? सियालकोट में। वर्तमान में ये पंजाब वाला जो क्षेत्र है, पंजाब का वो हिस्सा जो पाकिस्तान में चला गया, उस हिस्से में आता है सियालकोट, और ये क्षेत्र था किसका? जसरथ का। तैमूर के आक्रमण के बाद फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर उसने लाहौर पर अधिकार कर लिया। तो जसरथ ने क्या किया था? तैमूर लंग के आक्रमण के बाद खिज्र खान का शासन था, लेकिन पूरी सल्तनत हमने पढ़ा था कि 200 मील की दूरी पर सिमट गई थी और अत्यधिक अराजकता एवं अव्यवस्था व्याप्त थी सल्तनत पर, और लाहौर सल्तनत का एक हिस्सा था। तो इस अव्यवस्था का लाभ उठाया किसने? जसरथ ने, और उसने अधिकार कर लिया लाहौर पर। 1420 ईस्वी में कश्मीर में यह जो गृह युद्ध चल रहा था उसमें जैनुल आबिदीन का पक्ष लिया तथा उसे गद्दी पर बैठने में सहायता की। जसरथ ने क्या किया था कि जब कश्मीर में गृह युद्ध चल रहा था उस समय शासक बनना चाह रहे थे जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन की सहायता की थी जसरथ ने और उसे कश्मीर का शासक बनाया था। तो जिस प्रकार से जसरथ ने जैनुल आबिदीन की मदद की, अब जैनुल आबिदीन मदद करेगा जसरथ के मंसूबों को सफल बनाने में। इसीलिए उसे जैनुल आबिदीन का समर्थन प्राप्त था। यही कारण है कि इतने बड़े कश्मीर का शासक जैनुल आबिदीन समर्थन कर रहा था किसका? जसरथ का, जिसके कारण जसरथ लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था और सल्तनत के साम्राज्यों पर या सल्तनत के क्षेत्रों पर आक्रमण करके उन पर अधिकार करता जा रहा था। कौन? जसरथ। जैनुल आबिदीन के सहयोग से उसने जालंधर पर आक्रमण किया और सरहिंद तक बढ़ा। जालंधर की लोकेशन तो आपको क्लियर होगी, मतलब आज का पंजाब वाला इलाका, और पंजाब हरियाणा वाला जो क्षेत्र है उसको कहा जाता था सरहिंद। तो पहले इसने लाहौर पर अधिकार किया, फिर इसने जालंधर पर अधिकार किया और उसके बाद ये बढ़ा सरहिंद की ओर। और सरहिंद मतलब दिल्ली के पास वाला क्षेत्र, तो वहां से मुबारक शाह भी बढ़ गया सरहिंद की ओर। मुबारक शाह के पास तो शाही सेना थी, सल्तनत की सेना थी, और मुबारक शाह उस शाही सेना के साथ बढ़ा सरहिंद की ओर, और वहां से जसरथ आ रहा था लाहौर जालंधर जीतकर सरहिंद की ओर। शाही सेना ने जसरथ को पीछे हटने पर विवश कर दिया। मतलब मुबारक शाह की जो शाही सेना थी उसने जसरथ को
या जसरत पर जो आक्रमण किया उससे जसरत पीछे हट गया। मुबारक शाह ने उसके विरुद्ध अभियान जारी रखा किंतु वह कुचला नहीं गया, मतलब जसरत का दमन नहीं हो पाया। लेकिन इतना जरूर हो गया कि मुबारक शाह ने अपनी सीमा या दिल्ली की सीमा को जसरत से सुरक्षित रख लिया। और जसरत को किसका समर्थन प्राप्त था? कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन का समर्थन प्राप्त था। कटेहर और काम्पिल्य का विद्रोह ये भी मुबारक शाह के समय में ही हुए थे। कटेहर और काम्पिल्य एक समय सल्तनत के ही हिस्से थे। इन दोनों की लोकेशन मैंने पिछले वीडियो में बताई थी आपको। कटेहर और काम्पिल्य दोनों क्षेत्र थे किसके? सल्तनत के। 1422-23 ईस्वी में मुबारक शाह ने कटेहर के विरुद्ध अभियान किया। किसके विरुद्ध अभियान किया? कटेहर के विरुद्ध, ठीक है। तथा वहां से राजस्व और खराज वसूला, मतलब कटेहर के जो शासक थे उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली किसकी? मुबारक शाह की। उसने बदायूं तथा काम्पिल्य के राठौरों को समर्पण के लिए बाध्य किया। बदायूं मतलब ये वाले जो क्षेत्र हो गए ना अपने इलाहाबाद के आसपास वाले, वहां पर राठौरों का शासन था, उनको अपने अधीन करने के लिए मजबूर कर दिया। इटावा के सरदार के विरुद्ध भी सैनिक कार्यवाही की गई और उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया। तो ऐसे जितने भी क्षेत्र थे जो एक समय सल्तनत का हिस्सा थे, लेकिन मुबारक शाह के समय उन पर एक स्वतंत्र शासक की, स्वतंत्र सत्ता की स्थापना हो गई थी, उन सभी क्षेत्रों पर धीरे धीरे करके मुबारक शाह फिर से सल्तनत का विस्तार करने लगा था। मेवात का विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेवात का विद्रोह, मेवात के बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ये हरियाणा और राजस्थान की बाउंड्री पर स्थित एक छोटा सा राज्य था। कौन सा? मेवात। और बस उसी तैमूर लंग के आक्रमण के बाद जो अराजकता व्याप्त हुई थी उसी का ही फायदा क्षेत्रीय लोग उठा रहे थे और वे सल्तनत की अधीनता को अस्वीकार करते हुए स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करने लगे थे। उसी को ही कहा जाता था विद्रोह, ठीक है। तो मेवातियों के विरुद्ध मुबारक शाह ने कई अभियान किए, बहुत से अभियान किए मेवातियों के विरुद्ध। यहां विद्रोह जल्लू एवं कद्दू नामक मेवाती सरदारों ने किया। तो कौन कर रहा था मेवात में विद्रोह? मेवात में जो विद्रोह कर रहे थे वो जल्लू एवं कद्दू नामक दो मेवाती सरदार थे, उनके द्वारा इस क्षेत्र में विद्रोह किया जा रहा था। कई अभियानों के बाद मुबारक शाह ने विद्रोह को कुचलने में सफलता प्राप्त की। मतलब एक नहीं अपितु बहुत सारे अभियान किए जिसके कारण मुबारक शाह ने इस विद्रोह का दमन किया। शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह के विरुद्ध हुए संघर्ष में मेवातियों ने इब्राहिम शाह की सहायता की थी। क्लियर है? देखो, जो शर्की सुल्तान थे इब्राहिम शाह, इन्होंने भी मुबारक शाह पर आक्रमण किया था। और मुबारक शाह पर आक्रमण करते समय ये जो मेवाती थे ना, जल्लू और कद्दू, इन्होंने मदद की थी किसकी? इब्राहिम शाह की। अतः मुबारक शाह ने 1428 ईस्वी में पुनः मेवात के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करी। एक बार विद्रोह हुआ था, उस समय तो मुबारक शाह ने दमन कर दिया था जल्लू और कद्दू का, लेकिन जब शर्कियों का आक्रमण हुआ था सल्तनत पर, उस समय इन जल्लू और कद्दू ने अर्थात मेवात के लोगों ने मदद करी थी इब्राहिम शाह की। तो इसके कारण कि तुम हमारे सल्तनत में रहते हो लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति की मदद करते हो, हमारे खिलाफ मदद करते हो, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था मुबारक शाह और इसने फिर से मेवात पर आक्रमण कर दिया था। मेवाती सरदार मलिक कद्दू को बंदी बनाकर उसे मृत्युदंड दे दिया गया। इससे आतंकित होकर अनेक मेवातियों ने वार्षिक खराज देना स्वीकार किया और इस प्रकार मुबारक शाह ने मेवातियों का दमन किया। तो आपको दमन या कहना चाहिए आंदोलन करने वाले नेता के बारे में याद रखना। कौन था नेता? वो नेता था जल्लू और कद्दू। जबकि खोखरों का नेता कौन था? खोखरों का नेता था जसरत। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको याद रखना है। ग्वालियर में अलप खां की पराजय। जैसा मैंने अभी बताया, जो अलप खान था
ये शासक था कहाँ का? मालवा का। मालवा उस समय इंदौर उज्जैन क्षेत्र में प्रसिद्ध नहीं था, या इंदौर उज्जैन क्षेत्र उतने समृद्ध नहीं थे। मालवा मतलब उस समय का धार, और धार का शासक था कौन? अलप खान। अलप खान होसंग शाह धार का शासक था। कहाँ का शासक था ये? धार का शासक था। 1423 ईस्वी में उसने ग्वालियर पर आक्रमण कर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया। क्या किया था इसने ये शासक तो था धार का, लेकिन इसने आक्रमण किया ग्वालियर पर, और ग्वालियर जो क्षेत्र था ये उस समय सल्तनत के हिस्से में आता था। मुबारक शाह ने ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया। अलप खां संधि के लिए बाध्य हुआ। उसने ग्वालियर छोड़ देने और खराज देना स्वीकार किया। तो मुबारक शाह ने ग्वालियर की रक्षा कैसे की? मुबारक शाह और अलप खां के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें अलप खां की पराजय हुई और वो राजस्व और खराज देने के लिए मजबूर हुआ, और अंततः उसने अधीनता स्वीकार कर ली किसकी? मुबारक शाह की। इसके बाद बयाना के विरुद्ध अभियान। ठीक है, ये बयाना के बारे में भी मैंने बताया था, ये क्षेत्र कहाँ आता है। 1426 ईस्वी में मुबारक शाह ने बयाना के विरुद्ध अभियान किया। उस समय बयाना का शासक अमीर मोहम्मद खान था। उसने आत्मसमर्पण कर दिया तथा राजस्व देने के लिए वह भी बाध्य हुआ। यानी कि हम बोल सकते हैं कि मुबारक शाह ने किसी भी प्रकार से नए क्षेत्र की स्थापना नहीं की है, क्लियर है, बल्कि जो इसकी सल्तनत थी उस सल्तनत को सुरक्षित रखने में ये सफल रहा है। जौनपुर से संघर्ष। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में आता है जौनपुर। जौनपुर का शासक इब्राहिम शाह एक महत्वाकांक्षी शासक था, और ऐसे शासक जो महत्वाकांक्षी होते हैं वे निरंतर अपने साम्राज्य की स्थापना में लगे रहते हैं। कौन था इनका सरदार? इनका सरदार था इब्राहिम शाह। तुमको याद हो, अब भी मैंने बताया है जल्लू और कद्दू के टाइम पर कि इन जल्लू और कद्दू जो मेवात के विद्रोही थे, इन्होंने मदद की थी किसकी? इब्राहिम शाह की। जौनपुर का शासक इब्राहिम शाह एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसका उद्देश्य या इस उद्देश्य से उसने बयाना, कालपी तथा मेवात के क्षेत्रों पर अधिकार किया या अधिकार करने का प्रयास किया, और मेवात में ही थे कौन? जल्लू और कद्दू। अतः मुबारक शाह और इब्राहिम शाह के मध्य संघर्ष अवश्यंभावी हो गया था। अवश्यंभावी मतलब जिसे टाला नहीं जा सकता। अंततः 1428 ईस्वी में दोनों के बीच युद्ध हुआ। इब्राहिम शाह पराजित हुआ और जौनपुर वापस लौट गया। क्लियर है? तो इस प्रकार से मेवात, कालपी और बयाना जो सल्तनत के हिस्से थे वे सल्तनत के अधीन ही रहे थे। ठीक है। अब मुबारक शाह की हत्या कैसे हुई? तो सरवर उल मुल्क मुबारक शाह का वजीर था। खिज्र खान ने भी इसे वजीर के पद पर नियुक्त किया था, सरवर उल मुल्क को, और हमने अभी पढ़ा कि मुबारक शाह ने कोई प्रशासनिक फेरबदल नहीं किया था। तो सरवर उल मुल्क एक हिंदू शासक था, यह कहना चाहिए एक हिंदू था, जो वजीर था किसका? मुबारक शाह का। जो मूलतः एक हिंदू था, उसका मूल नाम मलिक स्वरूप था। क्या नाम था उसका मूल? मलिक स्वरूप। खिज्र खां के समय वह दिल्ली का राज्यपाल था। मतलब जब मुबारक शाह के पिता खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी, तो मुबारक शाह ने इसे दिल्ली का राज्यपाल नियुक्त किया था, और मुबारक शाह ने इसे अपना वजीर नियुक्त किया। अब वजीर के पास एक काम तो होते नहीं थे, बहुत सारे काम होते थे। तो मुबारक शाह ने यह सोचा कि सरवर उल मुल्क का काम हम थोड़ा कम करते हैं, सरवर उल मुल्क का काम हम थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि ये काम काफ़ी धीमे धीमे करता है, और काम को जल्दी करने के लिए हम इसका कुछ कार्य जो है वो किसी अन्य व्यक्ति को दे देते हैं। और यही किया कि प्रशासनिक कुशलता के उद्देश्य से मुबारक शाह ने वजीर सरवर उल मुल्क को लेखा परीक्षण संबंधी कार्य लेकर एक अन्य सेनापति कमाल उल मुल्क को सौंप दिया। लेखा संबंध मतलब ऑडिट का जो कार्य है ना,
लेखा क्या होता, अकाउंट्स का कार्य, ठीक है। तो अकाउंट्स का जो कार्य था, लेखा का जो कार्य था, वो सरवर उल मुल्क से ले लिया और अपने सेनापति कमाल उल मुल्क को सौंप दिया। समझ में आया क्या किया था? मुबारक शाह ने यह सोचा कि एक आदमी के पास, जो कि वजीर है हमारा सरवर उल मुल्क, उसके पास तो बहुत सारा कार्य है और वो कार्य धीमे धीमे हो पाता क्योंकि एक आदमी कर रहा है, तो इससे हम कुछ कार्य लेकर किसी अन्य व्यक्ति को दे देते हैं जिसके पास काम पर्टिकुलरली कम है। तो मुबारक शाह ने अकाउंट्स का जो काम था, लेखा का जो काम था, वो सरवर उल मुल्क से लिया और किसको दे दिया? ये दे दिया उसने अपने सेनापति कमाल उल मुल्क के लिए। अब सरवर उल मुल्क ने इसे अपना अपमान समझा। सरवर उल मुल्क ये समझा कि सुल्तान ये सोचता है कि मैं इस काम को करने लायक नहीं हूं और ये मेरा अपमान है। परिणाम स्वरूप सरवर उल मुल्क ने क्या किया? अतः उसने मुबारक शाह से असंतुष्ट लोगों को एकत्रित कर 19 फरवरी 1934 को सिद्धपाल नामक एक व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या करवा दी। तो किस व्यक्ति ने हत्या की है? सिद्धपाल नामक व्यक्ति ने। हर व्यक्ति के विद्रोही तो होते ही हैं, अब चाहे वो बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी। ऐसे ही बहुत से विद्रोही थे किसके, या ऐसे लोग जो असंतुष्ट थे किससे? मुबारक शाह से। उन सभी लोगों को इसने इकट्ठा किया और योजना बनाई मुबारक शाह की हत्या करने की। और एक हत्यारा था सिद्धपाल, उसको यह कार्य दे दिया गया कि उसे मुबारक शाह की हत्या करनी है। और अंततः 19 फरवरी 1934 को सिद्धपाल ने हत्या कर दी किसकी? मुबारक शाह की। और इस प्रकार से मुबारक शाह का अंत हुआ। लेकिन अगर हम समीक्षा करें मुबारक शाह के कार्यों की, तो इसने अत्यधिक अलौकिक कार्य किए हैं। और सबसे अलौकिक कार्य तो यही है कि भले ही इसने अपने साम्राज्य का विस्तार ना किया हो, लेकिन अपने साम्राज्य का विघटन भी होने नहीं दिया। खिज्र खान से उसको जिस साम्राज्य की प्राप्ति हुई थी, उसे ज्यों का त्यों उसने बनाकर रखा और लगभग सभी प्रकार के विद्रोहों का इसने दमन किया। किसने? मुबारक शाह ने। याहिया बिन अहमद सरहिंदी के अनुसार मुबारक शाह ने 17 वर्ष 3 माह और 16 दिनों तक शासन किया है। क्लियर है? तो आप लोग खोखरों का विद्रोह याद रखना। खोखर नेता कौन था? जसरथ। दूसरी चीज है, मेवात में विद्रोहियों का दमन किया। मेवात के 2 प्रमुख नेता कौन थे? जल्लू और कद्दू। ठीक है, और इसको बार बार आप लोग रिवाइज करना। ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम खत्म करेंगे किसे? सैयद वंश को। सभी शासकों को 2 और शासक बचे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वो खत्म करेंगे। फिर हम प्रारंभ करेंगे लोधी वंश को, और लोधी वंश का कंटेंट काफी ज्यादा है। ठीक है, तो अपनी आदत डालो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को कंज्यूम करने की। ठीक है, थैंक यू।